रिकॉर्डिंग पे लगा देते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 कल स्टार्ट किया था, जिसके अंदर चैप्टर 4 के अंदर हमने जो चीज़ें कल की थी उसमें हमने किया था फोर्स क्या होती है। फोर्स पहला टॉपिक था। उसके बाद हमने किया था इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, और फिर हमने किया था लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, या इसको जो है लॉ ऑफ इनर्शिया का जो सेकंड नाम है वो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी या न्यूटन भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ हमने क्या की थी, कल की थी चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 के अंदर। आज का टॉपिक है वो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हम आज पढ़ेंगे। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता है कि उसको, जैसे कि मैं आपको पहले डेफिनेशन बताता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ। तो इट इज डिफाइंड एज, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि व्हेन, कैपिटल में क्यों आ रहा है, व्हेन a force is applied to an object, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाते हैं, it produces an acceleration। तो क्या करती है फोर्स, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। the magnitude of acceleration is directly proportional to the applied force when g। तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, वो लगाई जाने वाली फोर्स के ऊपर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल क्या होता है ये भी हम अभी देखते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी और इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन कर ली। व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। ठीक है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो क्या करती है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है। तो एक्सेलरेशन जो है वो हम तो इत्तेफाक है कि हमारे पास कोई पिक्चर मौजूद नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ मुझे पिक्चर बनानी पड़ जाएगी। क्लिप आर्ट में से कोई वैल्यू उठाते हैं, कोई ऐसी चीज़ है जो कि क्लिप आर्ट में मौजूद है, तो उसको, ये तो लंबा चक्कर शुरू हो जाएगा, इसको रहने दो। ठीक है, खुद ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो जी अब हम क्या करें इसमें, हाँ जी ये रहा। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, एक एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। ठीक है,
और ये ब्लू ही कलर सही है। और इसके ऊपर मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं एक फोर्स अप्लाई करूँगा। मैं यहाँ से इस पे क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती, ठीक है। ये हमने इस पे फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। और जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उस फोर्स का कोई नाम भी होना चाहिए, ठीक है। उस फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं, उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं एफ। एफ, और ये एफ जो है, थोड़ी सी मैं उसको बड़ा कर दूं ताकि आपकी नज़र आए। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ये आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। और जैसे ही ये मूव करेगा ऑब्जेक्ट, तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस पे हम क्या कर रहे हैं, एक ये हमने देखा कि ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट विल मूव विद एक्सेलरेशन ए। ये आपको पता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, और मूव करने के बाद जो है वो अपनी पोजीशन क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। तो ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से चल के इस तरह से ये मूव करता हुआ, जब आप उसे फोर्स लगाएंगे तो ये मूव करते 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 एक नई पोजीशन पे पहुँच जाएगा, और इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस हो जाएगा। तो इसके अंदर ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है ए, ये इसके दरम्यान में हम रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं कि फोर्स में और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या हो सकता है रिलेशनशिप। सही है। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो मैथ देयर आर टू टाइप्स ऑफ relationships between um, physical quantities, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज के दरम्यान में दो तरह के रिलेशनशिप होते हैं। कौन कौन से दो रिलेशनशिप होते हैं, पहला रिलेशनशिप कहलाता है डायरेक्ट डायरेक्ट रिलेशन, या इसका दूसरा नाम जो है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है। क्या मतलब हुआ डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का, मतलब क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप इसको अगर हम समझें, ऐसे समझेंगे कि इफ वी इंक्रीज वन वन फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वन फिजिकल क्वांटिटी, तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा
कि अदर विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो असर पड़ता है ना एक चीज का दूसरी चीज पे क्या पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। वो असर क्या पड़ रहा है कि अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी को इंक्रीज करेंगे तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसके नतीजे में खुद ब खुद क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इसी को उल्टा अगर कर लें कि क्या उल्टा कर लें, इफ वी डिक्रीज, इंक्रीज की बजाय क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। इफ वी डिक्रीज वन फिजिकल क्वांटिटी अदर विल, उसका नतीजा क्या होगा उस पर कि वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। जैसा एक फिजिकल क्वांटिटी के साथ हो रहा है बिल्कुल सेम इफेक्ट दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पे हो रहा है। तो इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स आर सेम ऑन बोथ फिजिकल क्वांटिटीज। दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो सेम आ रहा है। ठीक है, इफेक्ट्स आर सेम। एक फिजिकल क्वांटिटी को आप इंक्रीज करेंगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, एक फिजिकल क्वांटिटी को डिक्रीज करेंगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि इफेक्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से अगर हम इसकी एग्जांपल देखना चाहें तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या एग्जांपल हो सकती हैं डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन की। डायरेक्ट रिलेशन की क्या एग्जांपल हो सकती है, कौन बताएगा, कोई आप में से बता सकता है डायरेक्ट रिलेशन का क्या एग्जांपल हो सकती है। अगर आप ज़्यादा खाना खाना शुरू करेंगे तो ज़्यादा खाना खाने से किस चीज़ पे असर पड़ेगा, आप बॉडी का जो वेट है, आपकी जो बॉडी है वो क्या हो जाएगी, उसका वेट बढ़ जाएगा, मोटे हो जाएंगे। तो जब आप ज़्यादा फूड इस्तेमाल करेंगे या ज़्यादा फूड यूज़ करेंगे तो आपका वेट क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे हमने देखा कि फूड का जो रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है, किसके साथ, वेट के साथ ऑफ अ पर्सन, वो क्या है, वो डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। जितना ज़्यादा आप खाना खाएंगे वेट ऑफ पर्सन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप स्टडी को, पढ़ाई को टाइम ज़्यादा देते हैं आप, सही है, तो टाइम टू स्टडी अगर आप इंक्रीज कर दें, ठीक है, बढ़ा दें, पढ़ाई और टाइम बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट विल ऑल्सो इम्प्रूव। ठीक है, जैसे जैसे आप ये रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट या रिजल्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप भी क्या है, ये डायरेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो हमने देखा ये दो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखी जिसमें हमने देखा कि अगर आप पढ़ाई के लिए टाइम ज़्यादा खर्च करेंगे या ज़्यादा टाइम देंगे पढ़ाई को तो उसका असर आपकी पढ़ाई, आपका जो वो है रिजल्ट है उस पर असर क्या पड़ेगा कि आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो जाएगा। और अगर आप पढ़ाई को टाइम कम देंगे तो फिर क्या होगा, उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होगा, वो ये होगा कि आपका रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप पढ़ाई पढ़ना छोड़ दें आप या पढ़ाई को टाइम कम कर दें तो क्या होगा, आपका उसका असर क्या पड़ेगा कि आपका रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। तो अगर आप पढ़ाई को टाइम ज़्यादा देते हैं तो रिजल्ट भी इम्प्रूव हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और अगर आप पढ़ाई को
टाइम कम देते हैं, डाउन करते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपका रिजल्ट वो क्या हो जाएगा, वो भी डाउन हो जाएगा। तो हमने देखा कि इस एग्जाम्पल में कि डायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं इनडायरेक्ट रिलेशनशिप क्या होता है। तो डायरेक्ट रिलेशनशिप समझ में आ गया। अब हमारे इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट की जगह यहाँ पर लफ्ज इस्तेमाल होता है इनवर्स। इनवर्स, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है? तो इनडायरेक्ट और इनवर्स, उसको हम इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, इसके अंदर उल्टा असर होता है। सही है। उल्टा असर क्या होगा? जैसे हमने ऊपर देखा था कि इफ वी इंक्रीज वन फिजिकल क्वांटिटी अदर विल, इट विल नॉट इंक्रीज, इट विल डिक्रीज। अदर विल डिक्रीज, उल्टा असर हो रहा है ना। सही। उल्टा असर का मतलब क्या है? अगर आप एक फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है इफ यू इंक्रीज दी फिजिकल वन फिजिकल क्वांटिटी अदर विल डिक्रीज, तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए? उल्टा असर क्या होगा? उल्टा असर ये होगा, एक चीज को बढ़ाएंगे दूसरी चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। या अगर एक चीज को आप क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरी चीज को क्या होना चाहिए, उसको डिक्रीज होना चाहिए, वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अदर विल इंक्रीज ऑटोमेटिकली। तो ये रिलेशनशिप जो है जिसमें हम देख रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी का इफेक्ट जो है वो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पे क्या हो रहा है, उल्टा असर हो रहा है। तो इस तरह के इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इस तरह के इफेक्ट को हम कहते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा इफेक्ट आर सेम की जगह अब हम क्या लिखेंगे, इफेक्ट आर ऑपोजिट ऑन बोथ फिजिकल क्वांटिटी। इफेक्ट्स क्या हैं, उल्टे हो रहे हैं दोनों के। एक फिजिकल क्वांटिटी को आप बढ़ा रहे हैं तो दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और ये पहली को आप डिक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उल्टा असर हो रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी कहेंगे। तो इसकी अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो एग्जाम्पल क्या लेंगे कि फर्स्ट कर लें कि हम यहाँ पे लेते हैं प्रोडक्शन ऑफ मैंगो। सही है। आम जो है वो इस साल फसल अगर उसकी अच्छी हो जाए आमों की, तो उसकी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसका इफेक्ट प्राइस पे क्या बढ़ाएगा, प्राइसेस ऑफ मैंगो विल गो डाउन। प्राइसेस जो हैं, कीमतें जो हैं मैंगो की, वो क्या हो जाएंगी, वो कम हो जाएंगी। मार्केट में जब आम ज्यादा आएगा तो उसकी प्राइसेस कम होंगी, कीमतें कम हो जाएंगी। तो ये क्या है, ये इनवर्स रिलेशन है दोनों के दरमियान में। ठीक है, ये कौन सा रिलेशन है, ये इनवर्स रिलेशन है। तो हमने देखा कि इसी तरह से अगर आप कोई और एग्जाम्पल आप लेना चाहें तो उस एग्जाम्पल को देख सकते हैं कि अगर आप कंट्री की पॉपुलेशन को बढ़ा देंगे तो पॉपुलेशन ऑफ आ कंट्री इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीजेस, पॉपुलेशन किसी भी कंट्री की क्या हो जाए, वो इंक्रीज हो जाए, तो क्या होगा, पॉवर्टी जो होती है, पॉवर्टी नहीं, रिसोर्सेस विल डिक्रीज।
मतलब ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ज्यादा लोग होंगे तो पानी भी कम पड़ जाएगा, बिजली भी कम पड़ जाएगी, घर भी कम पड़ जाएंगे, सब्जियां भी कम पड़ जाएंगी, हर तरह की जितनी भी चीजें हैं, नौकरियां भी कम पड़ जाएंगी। अस्पताल, पहले अस्पताल जो था वो 1 लाख लोगों के लिए काफी था। शहर के अंदर 1 लाख लोग रहते हैं, एक अस्पताल, दो अस्पताल काफी हैं। लेकिन अगर शहर की आबादी 1 लाख से बढ़ के 10 लाख हो जाएगी तो फिर वो 2 अस्पताल क्या हो जाएंगे, वो कम पड़ेंगे। तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। तो इसके ऊपर क्या पड़ रहा है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। तो हमने देखा कि इनके दरम्यान में क्या, कौन सा रिलेशन बनेगा, इनवर्स रिलेशन बनेगा। ठीक है, ठीक। तो ये दो चीजें जो मैंने आपको समझाई, ये आपकी समझ में आ गई कि डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है और इनवर्स रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। जो हम पढ़ रहे थे, जो हम बात पढ़ रहे थे, वो क्या पढ़ रहे थे कि सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ये कहता है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसका नतीजा ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, और मूव करने से उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक्सेलरेशन होगा। तो अब आप लोग ज़रा जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई हैं, इन बातों को जहन में रखते हुए मुझे ये बताइए कि जो फोर्स है, एक्सेलरेशन है, वो फोर्स के लगाने से उस पर कौन सा असर पड़ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन पड़ रहा है या इनवर्स रिलेशन पड़ रहा है? इनवर्स रिलेशन। कैसे? क्योंकि हम धक्का दे रहे, डायरेक्ट थोड़ी जाएगा वो। नहीं, अगर हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो मूविंग ऑब्जेक्ट जो है उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो फोर्स बढ़ाने से एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना। और अगर जैसे हाँ। कि आप बाइक चलाते हैं, तो बाइक में जब आप रेस बढ़ाते हैं तो आप क्या चीज बढ़ाते हैं, आप फोर्स बढ़ाते हैं ना, इंजन की ताकत बढ़ा रहे होते हैं। रेस दे के आप क्या बढ़ाते हैं, इंजन की ताकत को बढ़ाते हैं। पहले इंजन कम ताकत लगा रहा था, रेस आपने दी तो इंजन ज्यादा ताकत लगा रहा है। तो जब इंजन ज्यादा पावर लगाएगा, ज्यादा जान लगाएगा, तो नतीजा क्या होगा, गाड़ी पहले से या बाइक आपकी तेज भागेगी या स्लो हो जाएगी? तेज भागेगी। तेज भागेगी ना। तो क्या समझ में आया कि जो बाइक के अंदर एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाता है फोर्स लगाने से। और आप एक्सेलरेटर छोड़ दें तो क्या होगा, बाइक स्लो हो जाएगी या फास्ट हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। स्लो हो जाएगी। तो एक्सेलरेटर कम करने से, फोर्स कम कर देने से बाइक के ऊपर असर क्या पड़ रहा है कि वो स्लो हो रही है। तो फोर्स बढ़ाने से बढ़ रही है और फोर्स कम करने से कम हो रही है। तो डायरेक्ट रिलेशन हो गया ना, सेम यस। टू सेम इफेक्ट पड़ रहा है ना, सेम इफेक्ट पड़ रहा है, उल्टा असर नहीं पड़ रहा, सेम इफेक्ट पड़ रहा है, बराबर का असर पड़ रहा है। ठीक है, तो हमने ये सीखा, इतनी देर से मैं आपको यही समझा रहा था कि डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन होता क्या है। तो अब आपकी जो है ये समझ में आएगा कि फिजिक्स में हमने ये देखा कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थोड़ी सी मैं इसकी, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स आइडियोलॉजी, जो न्यूटन्स की आइडियोलॉजी है, ठीक है, क्या दे रहे हैं, तो न्यूटन्स की जो आइडियोलॉजी है उसके मुताबिक वी कैन राइट मैथमेटिकली एज अंडर। न्यूटन की जो आइडियोलॉजी थी उसको देखते हुए अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन जो होता है, यानी एक्सेलरेशन ए, वो क्या है, डायरेक्ट रिलेशन रखता है किसके साथ। अब डायरेक्ट रिलेशन के लिए यहाँ पे जो सिंबल इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है अल्फा का, ये वाला सिंबल।
ठीक है, इस डायरेक्टली रिलेशन रखता है किसके साथ, फोर्स के साथ। ये जो रिलेशन अल्फा वाला निशान मैंने बनाया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ मैं नीचे बता देता हूँ कि वेयर अल्फा साइन shows is used for showing relationship between both physical quantities। तो मैथमेटिक्स के अंदर जब आप दो फिजिकल क्वांटिटीज के दरम्यान में रिलेशनशिप शो करते हैं, तो उसको शो करने के लिए आप ये वाला अल्फा का निशान लिख देते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अल्फा का निशान यूज किया है दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के दरम्यान में रिलेशनशिप को शो करने के लिए, ठीक है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, तो हमें फिजिक्स में रिलेशनशिप नहीं चाहिए, हमें तो इक्वेशन चाहिए, फार्मूला चाहिए। तो फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ए जो है इज इक्वल टू साइन ऑफ रिलेशनशिप को जब हम रिमूव करते हैं, ये जो अल्फा का निशान है इसको जब हम रिमूव करते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी लगाते हैं और साथ में यहाँ पर हम एक कोई कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट लेते हैं और फिर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी। तो साइन ऑफ रिलेशनशिप, ये साइन ऑफ रिलेशन को हटा के साइन ऑफ इक्वालिटी लगाया जाता है और साथ में क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पर इस केस के अंदर न्यूटन के इस लॉ में हम यहाँ पर लेते हैं एज कांस्टेंट जो है वो इस पूरे केस के अंदर लिया जाता है 1/m, 1/m यानी रेसिप्रोकल ऑफ मास। ठीक है, क्या लिया जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ मास। पूरे एक्सपेरिमेंट में जहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को क्या लगाई थी, फोर्स लगाई थी, फोर्स लगा के हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे। इस पूरे प्रोसेस के अंदर, पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर ऑब्जेक्ट का जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा। वो अगर 10 किलो था तो अभी भी यहाँ पर पहले भी 10 किलो था, यहाँ आके भी क्या है 10 किलो ही है, उसका मास चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कांस्टेंट लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, वो क्या लेते हैं, हम ऑब्जेक्ट के मास को क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं। कांस्टेंट लेके कि जब आप यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ए बराबर हो जाएगा 1/m इंटू एफ। अब चूंकि m यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे आने के बाद वो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा कि f बराबर हो जाएगा m a के, ठीक है ना। ये रिलेशन, ये क्या आ गया, ये वो फार्मूला आ गया जिस फार्मूले को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और उसमें हमने देखा था कि फार्मूला क्या था, F इक्वल टू एम ए। ये हमने फार्मूला पहले भी पढ़ा हुआ है, अब ये गायब हो गया तो इसको भी ले आते हैं, ठीक है। ये फार्मूला क्या आ गया, F इक्वल टू एम ए। और ये हमने फोर्स जब पढ़ा था तो उसमें भी हमने ये फार्मूला देखा था। तो बेसिकली जो फोर्स का फार्मूला है F इक्वल टू एम ए, ये कहाँ से आया है, यह है न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। तो ये फार्मूला हमें फोर्स ऑफ मोशन या फोर्स जो कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही है उसको कैलकुलेट करके देता है। तो दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। और चूंकि ये कैलकुलेट कर रहा है फोर्स को, लिहाजा यहाँ पर ज़रूरी है कि हम बता दें कि हेयर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज कैलकुलेटेड इन न्यूटन्स, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम किस में कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन्स में कैलकुलेट करते हैं और उसकी यूनिट जो है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल एन से
रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फोर्स को जब भी आप मेजर करेंगे उसको न्यूटन में मेजर करेंगे और उसकी मैग्नीट्यूड को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने पढ़ा आज, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और फार्मूला हमने ड्राइव किया, ठीक है। तो आज जो है हम यहीं तक रखेंगे अपनी क्लास को।